topic is CPU scheduling. In this, we will discuss the rest of scheduling algorithms. Uh, but before starting scheduling algorithm, we will discuss starvation and aging. Basically, starvation is a problem and aging is its solution. Starvation क्या चीज़ है ये हम चेक करते हैं. A priority scheduling algorithm can leave some low priority processes waiting indefinitely, which leads to major problem which priority scheduling algorithms indefinite blocking or starvation. Basically, a starvation problem is mostly rise in the priority scheduling algorithm where sometime a low priority process doesn't get the CPU due to high priority process, and their waiting time exceeds cause of the high priority process in the coming in the ready queue. बेसिकली जो स्टारवेशन का प्रॉब्लम है वो हमारे पास प्रायोरिटी प्रोसेस जो हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रायोरिटी प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पे प्रायोरिटी की बेसिस पर प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं. पहले हाई प्रायोरिटी प्रोसेस सीपीयू एग्जीक्यूट करता है एंड देन लो प्रायोरिटी प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं. होता क्या है वहाँ पे कि अगर हमारे पास हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आते जा रहे हैं और लो प्रायोरिटी प्रोसेस को हाई प्रायोरिटी प्रोसेस की वजह से सीपीयू असाइन नहीं होता, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टारवेशन का प्रोसेस हम इसे कहते हैं. A process that is ready to run but waiting for the CPU can be considered blocked. A solution to the problem of the indefinite blockage of low priority process is aging. Aging is a technique of gradually increasing the priority of process that wait in the system for a long time. स्टारवेशन का जो सोल्यूशन है, स्टारवेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा कि लो प्रायोरिटी प्रोसेस को सीपीयू असाइन नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस प्रोसेस की जो एक ख़ास टाइम लॉन्ग टाइम से रेडी क्यू में वेट करें सीपीयू का, तो उन लो प्रायोरिटी प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई कर देता है, जिसकी वजह से फिर सीपीयू उन प्रोसेस को असाइन हो सकता है. एजिंग का मींस कि उनकी एज ज़्यादा, उन प्रोसेस जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस होते हैं और वो लॉन्ग टाइम से सीपीयू का वेट कर रहे होते हैं, तो उनको एजिंग की फैक्टर पर जब उनकी एज ज़्यादा हो जाती है रेडी क्यू में, मींस कि उनका टाइम ज़्यादा हो जाता है रेडी क्यू में, उनका वेटिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है रेडी क्यू में, तो वो फिर उनकी प्रायोरिटी हाई कर दी जाती है और वो प्रोसेस सीपीयू को असाइन हो जाते हैं. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एजिंग का प्रोसेस कहते हैं, इन विच लो प्रायोरिटी प्रोसेस गेट अ हाई प्रायोरिटी on the basis of their waiting time. नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास राउंड रोबिन algorithm. Round robin algorithm is basically a preemptive algorithm. It's a type of preemptive algorithm where each process gets a small unit of CPU time quantum, which is known as time quantum, usually 10 to 100 milliseconds. After this time has elapsed, the process is preempted and added to the end of the ready queue. Basically, in this type of algorithm, CPU process execute on the basis of small unit of CPU time, that which is known as time quantum. टाइम क्वांटम की बेसिस पर सीपीयू प्रोसेस को असाइन होता है. जितनी भी प्रोसेस रेडी क्यू में मौजूद होते हैं उन्हें एक खास टाइम क्वांटम असाइन कर दिया जाता है, जो कि यूजुअली 10 to 100 मिली सेकेंड के दरमियान होता है, बिकॉज सीपीयू प्रोसेसिंग की स्पीड की बेसिस पर टाइम क्वांटम डिसाइड किया जाता है, जो कि मोस्टली मिली सेकेंड्स में काउंट होता है. प्रोसेस को टाइम क्वांटम असाइन कर दिया जाता है. टाइम क्वांटम क्या होता है, एक खास सीपीयू की प्रोसेसिंग टाइम होती है जो कि 10 to 100 मिली सेकेंड के अंडर होती है. हर प्रोसेस इस टाइम तक, फॉर एग्जांपल अब लेट सपोज 10 मिली सेकेंड, हर एक प्रोसेस 10 प्रोसेस है तो 10 के 10 प्रोसेस को 10 मिली सेकेंड का एक टाइम क्वांटम असाइन हो जाएगा. जब वो टाइम क्वांटम कंप्लीट एक प्रोसेस 10 मिली सेकेंड के लिए सीपीयू में आएगा, जब 10 मिली सेकेंड वो प्रोसेस अपने कंप्लीट कर लेगा, वो दोबारा से रेडी क्यू में आएगा और अगेन नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा. इसी तरीके से प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन टाइम क्वांटम के अंदर कंप्लीट करेंगे.
If there are n processes in the ready queue and the time quantum is q, then each process gets 1 by n of each process time in check of at most q time units at once. No process wait more than n minus 1 q units. Performance क्या है? Q large, FIFO first in first out. If quantum is large, time quantum is large, then it will work as first in first out algorithm. And if quantum is small, then Q must be large with respect to context switch. Otherwise, our head is too high. First, what is context switch? Context switch when processor switch from one process to another, or when when one process assign and to CPU and CPU switch to the another process. दिस इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विच. जब हमारे पास क्वांटम टाइम क्वांटम कम होगा, स्मॉल होगा उसकी वैल्यू, तो इस सूरत में क्या होगा कि सीपीयू कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा करेगा, जिससे आवर हेड हमारे पास हाई आएगा. एंड इफ टाइम क्वांटम इज लार्ज मीन्स के क्वांटम टाइम क्वांटम ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने की सूरत में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम होगी. ये आपको नेक्स्ट एग्जांपल में समझ आ जाएगी. एग्जाम्पल क्या है? हमारे पास प्रोसेस हमारे पास 4 है और उसका बस टाइम गिवन है. इसका टाइम चार्ट हमारे पास क्या है? टाइम क्वांटम हमारे पास क्या है? 20 मिली सेकेंड्स है. 20 मिली सेकेंड्स है, तो इसमें क्या होगा हमारे पास? गैंट चार्ट इसका कैसे बनेगा? P1 इनका P1 20 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होगा, 20 मिली सेकेंड के बाद P2 एग्जीक्यूट होगा, इसी तरीके से P3 होगा, P4 होगा. अब P1 20 सेकेंड हो गया, इसके एग्जीक्यूशन टाइम 53 है. बाकी कितने हमारे पास रह गए? इसका 20 मिली सेकेंड 53 से 20 माइनस करें तो ये इसके P1 के रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम रह गया है. P1 जब 20 मिली सेकेंड कम्प्लीट कर लेता है तो ये दोबारा रेडी क्यू में आ जाता है. उसके बाद CPU P2 पे आता है. P2 में हमारे पास कितने मिली सेकेंड है? 17 है. 17 प्रोसेस टू हैव बस टाइम लेस देन टाइम क्वांटम. तो इस सूरत में क्या होगा? P2 अपनी एग्जीक्यूशन जितना उसका बस टाइम है वो एग्जीक्यूट करेगा. 20 मिली सेकेंड से पहले ही ये इस पे CPU प्रिंट कर जाएगा थर्ड प्रोसेस पे. थर्ड प्रोसेस कितने का है? 68 का. तो 68 का है विच इज़ ग्रेटर देन टाइम क्वांटम. तो P3 एग्जीक्यूटेड फॉर 20 मिली सेकेंड. इसी तरीके से P4 एग्जीक्यूट होगा एंड अगेन दोबारा से जब P4 एग्जीक्यूशन कर लेगा, उसके बाद अगेन CPU P1 को जितना रिमेनिंग टाइम था उसके लिहाज से 20 मिली सेकेंड तक एग्जीक्यूट करेगा. P2 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है, तो इट विल देन P3 आएगा और फिर P4 आएगा. इसी तरीके से टाइम क्वांटम के लिहाज से ये प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेंगे. इसका टर्न अराउंड टाइम हम इस तरीके से चेक करते हैं. प्रोसेस कंप्लीशन माइनस अराइवल टाइम. प्रोसेस कंप्लीशन कि ये प्रोसेस किस टाइम पे कम्प्लीटली कंप्लीट हो रहा है. अब P1 हमारे पास कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है? 134 मिली सेकेंड पे कंप्लीट हो रहा है. तो ये इसका टर्न अराउंड टाइम है. वेटिंग टाइम इसका क्या होगा? टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम. टर्न अराउंड टाइम हमारे पास 134 आ रहा है, इससे माइनस कर दें बस टाइम 134 माइनस 53, तो ये इसका P1 का वेटिंग टाइम हो जाएगा. टिपिकली हायर एवरेज टर्न अराउंड देन SGF but better response time. Typically higher average turnaround time. Turnaround time क्या है? Amount of time to execute a particular process than SJF. SJF means shortest job first. Shortest job as compared to shortest job first. This algorithm, this round robin technique gives higher average turnaround time. But better response time. Better response time क्या है? Amount of time it takes from when the request was submitted until the first response is produced. As compared to SGF, SGF will give less turnaround time in the selection criteria. In the scheduling selection criteria, we have discussed that turnaround time, minimum turnaround time and higher response time. तो SGF के कंपैरिजन में अगर देखें तो SGF हमें टर्न अराउंड टाइम कम देता है, लेकिन राउंड रॉबिन की जो टेक्निक है, जब
turnaround time means time to execute a particular process. तो यहाँ पे राउंड रॉबिन में ये ज़्यादा होगा जबकि एसजीएफ में ये कम है. बट बेटर रिस्पॉन्स टाइम क्या है? अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन अ रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड अंटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस. तो रिस्पॉन्स टाइम के लिहाज से अगर देखा जाए तो राउंड रॉबिन हमारे पास बेहतरीन है. हाउ अ स्मॉलर टाइम क्वांटम इंक्रीजेस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम क्वांटम के लिहाज से कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है. लेट्स सपोज अगर टाइम क्वांटम हमारे पास 12 है और प्रोसेस टाइम हमारे पास 10 है, तो ये हमारे पास क्या है कि एक प्रोसेस 10 मिली सेकेंड तक इसकी एग्जीक्यूशन टाइम और टाइम क्वांटम उसका क्या है 12 है. तो इस सूरत में क्या होगा, 0 से 10 मिली सेकेंड तक ये एग्जीक्यूशन अपनी पूरी कर लेगा और इसकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग दूसरी उस पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग 0 आ जाएगी. इसी तरीके से क्वांटम की वैल्यू अगर हम 10 तो इसका प्रोसेस टाइम हो गया, क्वांटम की वैल्यू 6 है, मीन्स के इसको डिवाइड कर दिया. तो अब इस लिहाज से क्या होगा कि पहले एक प्रोसेस 0 से 6 तक एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद ये दोबारा स्विच करेगा. तो ये क्या होगा, ये वन टाइम इसकी स्विचिंग आएगी. अब अगर क्वांटम टाइम हमारे पास 1 है तो और 10 इसका प्रोसेस टाइम है, तो इसमें कितनी टाइम की एग्जीक्यूशन आएगी, 1 2 से लेकर 9 टाइम तक ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग 9 दफ़ा सीपीयू कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेगा. तो इस वजह से कहते हैं कि जितनी हाई हमारे पास क्वांटम होगा उतनी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम होगी, और जितनी लो हमारे पास क्वांटम होगा उतनी हाई हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी. इसके बाद सेकंड एल्गोरिथम है मल्टी लेवल क्यू एल्गोरिथम, जिसमें क्या है, रेडी क्यू इज पार्टीशन इनटू सेपरेट क्यूज, फोरग्राउंड इंटरैक्टिव प्रोसेस, बैकग्राउंड बैच प्रोसेस. रेडी क्यू इज सेपरेट पार्टीशन इनटू सेपरेट क्यूज. इसमें मल्टी लेवल क्यू में क्या होता है कि जो रैम में हमारे पास रेडी क्यू का कॉन्सेप्ट जो और एल्गोरिथम्स में था, वहाँ पे सिंगल रेडी क्यू यूज़ होती थी. यहाँ पे क्या है कि उसी रेडी क्यू को पार्टीशन कर दिया गया मल्टीपल सेपरेट क्यूज में, मल्टीपल सेपरेट क्यूज में, जिसमें क्या है कि किसकी बेसिस पर, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड प्रोसेस की बेसिस पर. जो फोरग्राउंड जो इंटरेक्टिव प्रोसेस होंगे, जो यूज़र के प्रोसेस होंगे या जो बार बार इनपुट आउटपुट दे रहे होंगे, फ्रिक्वेंटली एग्जीक्यूट होंगे, वो फोरग्राउंड प्रोसेस हैं. बैकग्राउंड प्रोसेस आर नोन एज बैच प्रोसेस. बैकग्राउंड में जो सिस्टम के प्रोसेस होते हैं वो बैकग्राउंड प्रोसेस. ईच क्यू हैज़ इट्स ओन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम. जितनी भी क्यूज बनेंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 क्यूज का जिक्र हो रहा है, तो हर एक क्यू का अपना एक स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम होगा. फॉर एग्जांपल फोरग्राउंड का राउंड रोबिन है और बैकग्राउंड का फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. Scheduling must be done between the queues. Fixed priority scheduling, that is serve from the foreground and then from the background possibility of starvation. यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हर क्यू के ऊपर अपना एल्गोरिथम तो होगा, फिर इन दो क्यूज के दरमियान भी स्केजुलिंग क्राइटेरिया डिसाइड होगा. फिक्स प्रायोरिटी स्केजुलिंग क्या है? फिक्स प्रायोरिटी स्केजुलिंग मीन्स के क्यूज के ऊपर क्यूज की प्रायोरिटी की बेसिस पर ये क्यूज के अंदर जो एल्गोरिथम्स या सॉरी प्रोसेस पड़े होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे. That is serve all from the foreground then from the background. Possibility of starvation. Starvation में क्या हो सकता है कि foreground का कोई प्रोसेस हो, वो यहाँ पे क्या कहते हैं, सर्व ऑल फ्रॉम द बैकग्राउंड देन फ्रॉम द बैकग्राउंड. फोरग्राउंड के प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट करो, बैकग्राउंड के प्रोसेस बाद में. तो इस सूरत में क्या होगा, स्टारवेशन का प्रॉब्लम आ सकता है. इसकी इसी तरह अगर से टाइम स्लाइस है, टाइम स्लाइस मीन्स के टाइम राउंड रॉबिन टेक्निक है, तो उसमें क्या है, ईच क्यूज गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम विच इट कैन स्केड्यूल अमंग इट्स प्रोसेस. दैट इज 80% टू फोरग्राउंड इन राउंड रॉबिन एंड 20% टू बैकग्राउंड इन एफसीएफ. अगर टाइम क्वांटम करते हैं तो ये इस तरीके से कि मीन्स अगर 100% की प्रोसेसिंग टाइम है तो 80% फोरग्राउंड को दिया गया और 20% बैकग्राउंड को इन एफसीएफएस में. मीन्स कि 80% जो सीपीयू की एग्जीक्यूशन टाइम होगी वो फोरग्राउंड प्रोसेस को मिलेगी, फोरग्राउंड की क्यू को मिलेगी जो राउंड रॉबिन टेक्निक के अंदर फिर काम करेगा, और 20% टू बैकग्राउंड जो कि एफसीएफएस पर काम करेगा.
या हमारे पास मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग है जिसमें डिफरेंट क्यूज हैं हमारे पास। सिस्टम प्रोसेस की क्यूज, इंटरैक्टिव प्रोसेसेस, इंटरैक्टिव एडिटिंग प्रोसेस, बैच प्रोसेस, स्टूडेंट प्रोसेस, ये डिफरेंट लेवल के प्रोसेसेस हैं। और उनकी फर्स्ट हमारे पास क्या आते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी सिस्टम प्रोसेस क्या आती है, बिकॉज विदाउट सिस्टम प्रोसेस या ऑपरेटिंग प्रोसेस आपका फर्दर यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो उसकी बेसिस पर हमारे पास हाईएस्ट से लोवेस्ट प्रायोरिटी पर ये काम होता है। थर्ड है हमारे पास मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। A process can move between the various queues. Aging can be implemented this way. Multi-level feedback queues scheduler defined by the following parameter. A process can move between the various queues. Aging can be implemented this way. यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपके पास क्यूज को पहले प्रायोरिटी दी गई है। क्यूज क्यों स्केजुलिंग किया जाता है कि यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 क्यूज हैं। अब इसमें लेट सपोज ये हमारे पास प्रायोरिटी बेसिस पर काम हो, तो प्रायोरिटी बेसिस पे पहले आपके पास सिस्टम प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे, इंटरैक्टिव एडिटिंग प्रोसेस, बैच प्रोसेस, स्टूडेंट प्रोसेस लास्ट में। अब जो प्रोसेस आपके पास स्टूडेंट प्रोसेस में पड़ा हुआ है वो इन सब के क्यूज के प्रोसेस के फिनिश होने का वेट करेगा और उसके बाद ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, जिसके बेसिस पर हमारे पास स्टारवेशन का प्रॉब्लम आता था। अब हो सकता है, अब मल्टी लेवल फीडबैक इसकी एक एडवांस वर्जन है। इसमें क्या है, अ प्रोसेस कैन मूव बिटवीन द वेरियस क्यूज, एजिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड दिस वे। इसमें क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जिस तरीके से यहाँ पे जिक्र किया है कि 80% टू द फोरग्राउंड इन राउंड रॉबिन एंड 20% टू द बैकग्राउंड इन FCFS। अब यहाँ पे एक क्यू का प्रोसेस दूसरे में नहीं जा रहा था, लेकिन मल्टी लेवल फीडबैक क्यू क्या कहती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 3 क्यूज हैं, जो कि पहली क्यू क्वांटम पे काम करती है, उसका क्वांटम 8 है, इसका क्वांटम 16 है, और थर्ड आपके पास FCFS पर काम करती है। तो अब लेट सपोज क्वांटम 8 का जो इस क्यू का जो प्रोसेस है वो इस टाइम में कंप्लीट नहीं होता, तो वो दूसरी क्यू पे चला जाता है। इसमें अगर ये कंप्लीट नहीं होता तो ये तीसरे में चला जाता है। मींस प्रोसेस मूव बिटवीन वेरियस क्यूज, aging can be implemented this way. Multi-level feedback queue schedule defined by the following parameter. Number of queues, यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ क्यूज यूज होंगे, स्केजुलर एल्गोरिथम फॉर ईच क्यू, हर क्यू का क्यूज के लिए अलग से एल्गोरिथम, मीन्स के नंबर ऑफ क्यूज कितने हैं, 3 है, इनका कौन सा एल्गोरिथम यूज होगा इन क्यूज के लिए, कि कौन सी किस प्रायोरिटी के बेसिस पर या किस बेसिस पर कौन सा क्यू के प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट किया जाए। तो ये स्केड्यूल एल्गोरिथम फॉर ईच क्यू। मेथड यूज टू डिटरमाइन विच व्हेन टू अपग्रेड अ प्रोसेस, method used to determine when to demote a process, method used to determine which queue a process will enter when the dead process needs service। ये आपके पास पैरामीटर्स हैं जो मल्टी लेवल फीडबैक क्यूज पे यूज होते हैं। 3 क्यूज हमारे पास यूज हो रही हैं एग्जांपल ऑफ मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में। Q0, Q1, Q2 टाइम क्वांटम 8 मिली सेकेंड, Q0 का टाइम क्वांटम 8 मिली सेकेंड है, Q1 का टाइम क्वांटम हमारे पास 16 मिली सेकेंड है, और Q2 किसके ऊपर काम करती है, FCFS के ऊपर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर। स्केजुलिंग क्या कहता है कि a new job enters Q0 which is served FCFS। When it gains CPU, job receive 8 millisecond. If it does not finish in 8 millisecond, job is moved to Q1। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि क्वांटम 8, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि क्वांटम है, क्वांटम सॉरी जो Q1 है, Q0 है, उसमें एक प्रोसेस आता है जो कि FCFS की क्यू से निकल कर आता है। अब क्वांटम 8 में जो प्रोसेस आ गया है, इसमें ये 8 या सॉरी ये इस क्यू में जो प्रोसेस आ गया है, तो वो 8 मिली सेकेंड तक ये क्यू को क्यू अपने प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी। जब 8 मिली सेकेंड कम्प्लीट होगा और लेट सपोज ये प्रोसेस एग्जीक्यूट ना हुआ हो,
तो ये क्या करता है, इफ इट डज नॉट फिनिश इन 8 मिली सेकेंड, जॉब इज मूव टू Q1। Q0 में कि जितने भी प्रोसेस अगर वो 8 मिली सेकेंड में पूरे नहीं होते तो वो Q2 में चले जाते हैं, Q2 में चले जाते हैं। At Q1, job is again served FCFS and receives 16 additional millisecond. If it still does not complete, it is preempted and moved to Q2। इस क्यू के Q1 के जितने भी प्रोसेस हैं अगर वो तब 16 मिली सेकेंड में भी पूरे नहीं होते तो वो Q2 में चले जाते हैं, और जहाँ पे क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पर इन सब प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। सो दिस इज मल्टी लेवल फीडबैक वेयर one process process of one queue will move to the next queue if it is not completed in their desired queue। Thank you so much. This is the end of the scheduling algorithm, and we will discuss next topic in the next lecture. That will be the deadlock topic. Thank you so much. If you have any query, you can ask me on the WhatsApp or um, LMS. Thank you. Allah.